हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था कि इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने उसी के साथ साथ आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होता है। ठीक है, इम्पेरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? इम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को किसी मॉलिक्यूलर में प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंपलेस्ट रेशियो को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में उसके एलिमेंट के एक्चुअल कंपोजिशन को हमें बताता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन ट्राई करने को कहा था। ठीक है, क्वेश्चन था जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, हम देख लेते हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा वो क्वेश्चन। पढ़ते हैं। 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन कंबाइंड विथ 21.3 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म ए कंपाउंड, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मैंने आपको इस क्वेश्चन का हिंट दिया था। ठीक है, आपके पास में क्लोरीन का तो ग्राम कंपोजिशन दिए हुआ है, वेट का जो कंपोजिशन है वो गिवन है। आपको सिलिकॉन का निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको ग्राम एटम्स दिए हैं, बताया नहीं है कि उसका कंपोजिशन कितना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आंसर 2। स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन पता होना चाहिए। आपको सिलिकॉन का नहीं पता है तो सिलिकॉन का 1 ग्राम एटम का कितना होता है? देखो, यदि मैं बात करूं तो एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 28 ग्राम। ओके, 28 AMU हम बोल सकते हैं। ओके, 28 AMU। तो जो एटॉमिक मास होता है सिलिकॉन का कितना होता है? 28 AMU। 1 एटम का होता है। मैंने आपको बताया था कि ये 1 एटम का है। और यदि हमें इसको ग्राम में चेंज करना होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 28 ग्राम में। ठीक है, ये 1 एटम का है। हमें बोल रखा है क्वेश्चन में 0.2 ग्राम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है हमें क्वेश्चन में, 0.2 ग्राम एटम ऑफ सिलिकॉन। तो 0.2 ग्राम एटम है तो हमें 0.2 ग्राम एटम का मास निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? जो एक एटम का जो मास है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 0.2 से। तो आपके पास में उसका पूरे 0.2 ग्राम एटम्स का क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी करवाए थे। मैंने वहां भी आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0.2 ग्राम एटम को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 28 ग्राम से। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 5.6 ग्राम क्या आ गया? एटॉमिक मास आ गया 0.2 ग्राम एटम्स का। ठीक है, एक एटम का सिलिकॉन का कितना होता है? 28 ग्राम। तो 0.2 ग्राम एटम्स का कितना हो जाएगा? 5.6 ग्राम, क्योंकि हम जो एक एटम का होता है उसको 0.2 ग्राम एटम्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में ये क्या आ गया? सिलिकॉन का परसेंटेज वेट आ गया। ठीक है, सिलिकॉन का आ गया। इसके अलावा हमें गिवन है पीछे क्वेश्चंस के अंदर क्लोरीन का 21.3 ग्राम। कितना गिवन है क्लोरीन का? क्लोरीन का हमें गिवन है 21.3 ग्राम। ठीक है, अब स्टेप सेकंड क्या थी? स्टेप सेकंड है हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हमें वो जो मैंने आपको टेबल बताई है प्रीवियस वीडियो में, हमें क्या करनी पड़ेगी, उस टेबल को बनाना पड़ेगा। तो टेबल क्या थी? पहले एलिमेंट जितने भी गिवन है उनको लिखो, एलिमेंट। ओके, फिर उसके बाद में आपको मूव करना है एटॉमिक मास एलिमेंट का, एटॉमिक मास। फिर एटॉमिक मास के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्चुअल मास जो गिवन है आपको। तो हम बोल सकते हैं गिवन मास, या फिर आप सिर्फ मास भी लिख सकते हो, गिवन मास। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो। ओके, तो निकालते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन हो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो किसी भी 2 के आपको दिए भी है तो, और एक का नहीं गिवन है, तो आप 100 में से माइनस करके उसका कंपोजिशन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, आपको डायरेक्टली बोला गया है कि सिलिकॉन कार्बन से कंबाइन होता है, कोई दूसरा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो हमें किसी को भी 100 से माइनस करके निकालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है।
सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है Si। क्लोरीन का सिंबल क्या होता है Cl। ठीक है, इनका एक्चुअल मास कितना होता है? सिलिकॉन का जस्ट अभी बताया 28 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। ठीक है, गिवन मास हमें कितना दिया हुआ है? सिलिकॉन का कितना दिया हुआ है? देखो ये रहा 5.6 हमने निकाला था, 5.6 और 35.5 के लिए कितना दे रखा है 21.3। ओके, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में और उससे पहले भी। गिवन मास अपॉन जो एक्चुअल मास होता है उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। हमें वही करना पड़ेगा। 5.6 को यदि हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में नंबर्स आ जाएंगे एटम के। ठीक है, कितना आएगा? यदि 28 को अपन 5.6 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में आएगा 0.2। ओके, इसी तरह यदि 21.3 को हमने 35.5 से डिवाइड किया तो हमारे पास भी इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स 0.6। ठीक है, ये हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके क्या निकाल लिया? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। अब ये सिंपलेस्ट रेशो में हमें कन्वर्ट करना है, हमें होल नंबर चाहिए। जब हमें होल नंबर चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? जस्ट आपको बताया था इन दोनों में से छोटी डिजिट कौन सी है? 0.2। तो इन दोनों डिजिट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 0.2 से। चलो डिवाइड करो, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आएगा? 1। 0.6 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना आया? 3। तो आपके पास में कंपाउंड के सिंपलेस्ट रेशियो आ चुके हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ चुका है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiCl3। ओके, तो ये क्या है हमारे पास में? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्या हमने जो क्वेश्चन गिवन था उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है। इसी तरह यदि आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो आप उससे क्या निकाल सकते हो? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, अब हम आज क्या देखने वाले हैं? हम आज देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसका एक्चुअल कंपोजिशन हम लोगों को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक्चुअल नंबर देता है। ठीक है, देखते हैं हम क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डिनोट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपके पास में बेंजीन का एग्जाम्पल लेती हूँ तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये C6H6 है, ये हमें क्या बता रहा है कि इसमें कार्बन के 6 एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के भी कितने एटम्स प्रेजेंट है? 6 एटम प्रेजेंट है। ये इसका बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर गिवन कर रहा है। लेकिन यदि मैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करूँ तो क्या सिंपलेस्ट रेशियो में एम्पेरिकल फॉर्मूला CH हो जाएगा? मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कि सिंपलेस्ट रेशियो में किसी को भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यदि हम प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो C6H6 तो क्या है? एक्चुअल नंबर बता रहे हैं इसलिए उसे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल दिया। लेकिन यदि मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछूं तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो बना दो और ये क्या हो जाएगा? इसका बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब स्टेप्स कुछ आपको देखनी है कि हम कोई भी यदि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला या कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन और आपको फाइंड करना हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो देखो यदि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टेप के अंदर एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लोगे। ठीक है, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया है किसी भी कंपाउंड का, वैसे ही जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है उससे हम क्या निकाल लेंगे? उसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देंगे। जब हम मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो आपको ये स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी n। ठीक है, n एक इंटीजर नंबर है जो मॉलिक्यूलर मास को अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को जब हम डिवाइड कर देते तो हमारे पास में आता है n की वैल्यू। ठीक है, जैसे ही हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा तो इस n की वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन से हमें पता चलेगा ये। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C6H12O6। फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द वैल्यू ऑफ n।
क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक C6H12O6 जो ग्लूकोज को बोलते हैं हम, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। आपको इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। हमने जस्ट अभी देखा प्रीवियस स्लाइड में कि एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एन की वैल्यू देखो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इससे हमारे पास में क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हम एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना आता ही है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है तो उसका सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके हम क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिए हुआ है C6H12O6। आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करके। अभी इसका रेशियो क्या है एटम्स का, 6:12:6। आप इसको सिंपल में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ओके, तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे इसका, CH2O। ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2O, ठीक है। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया क्या हो गया होता है। हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में हमने क्या किया, चेंज कर दिया। किसमें चेंज किया, सिंपल रेशियो में। सिंपल रेशियो में जैसे ही हमने चेंज किया हमारे पास में क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपके पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। शॉर्ट में लिख रही हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, चलो मॉलिक्यूलर मास निकालो। मॉलिक्यूल कौन सा गिवन है आपको, ग्लूकोज का C6H12O6। इसका अपन मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। कैसे निकालोगे, मैंने निकालना बहुत बार बता रखा है। C6H12O6, ठीक है। कार्बन के कितने एटम है, 6। कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो 12 × 6, इसको ऐड करो। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। हमें 12 एटम गिवन है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से ऑक्सीजन का होता है 16 और हमें 6 ऑक्सीजन गिवन है। आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, 180 के। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, किसके इक्वल आया, 180 के। अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कौन सा है, CH2O। चलो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो। कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। एटम कितने प्रेजेंट है, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ओके, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 16, 12 एंड 2 कितना आया हमारे पास में, 30। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया, इसको डिवाइड कर दो। जैसे ही हमने डिवाइड किया हमारे पास में वैल्यू आ गई एन की कितनी, 6। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला और एन की वैल्यू निकालनी थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया। हमारे पास में क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और जैसे ही हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया, हमने डिवाइड करके क्या निकाल ली, एन की वैल्यू। और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए कंपाउंड इज फाउंड टू पजेस कार्बन इज इक्वल टू 40%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.7% एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 53.3%. इट्स मोलिकुलर मास इज 60. फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, हमें मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड करना है, मोलिकुलर मास हमें गिवन है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर जो आपको लाइन गिवन है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिवन है, उनका परसेंटेज वेट भी गिवन है। तो क्या हम इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे ही हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है, उन दोनों को डिवाइड करते से एन की वैल्यू आ जाएगी और फिर एन से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। कैसे निकाल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो देखते हैं हम आंसर सेकंड। ओके, फर्स्ट कार्बन कितना कंटेन है, 40%। कार्बन हमारे पास में है 40% और हाइड्रोजन हमारे पास में है 6.7%। हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है, 6.7% और ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है, 53.3%। ओके, 53.3%। हमारा स्टेप क्या होता है,
पहले यदि हमें कोई कंपाउंड का परसेंटेज नहीं गिवन है तो 100 में से माइनस करके निकालते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट टेबल वाले पे चलना पड़ेगा। चलो टेबल बनाओ, एलिमेंट, फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट के बाद में एटॉमिक मास, फिर गिवन मास, उसके बाद क्या आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ओके। फिर उसके बाद में सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो हम निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले लिख लो एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ओके, आगे देखते हैं, गिवन मास हमें कितना है, कार्बन का 40 दे रखा है, हाइड्रोजन का 6.7 है और ऑक्सीजन का कितना है 53.3%। ओके, 53.3% है। आगे चलते हैं, तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, मैंने बता रखा है कैसे निकालेंगे हम। 40 को किससे डिवाइड कर दो, 12 से, 40 को 12 से डिवाइड करोगे अप्रोक्स आपके पास में आएगा 3.3। ओके, इसी तरह 6.7 को आप करोगे 1 से डिवाइड, तो आपके पास में 6.7 ही आएगा। और इसी तरह 53.3 को यदि आप डिवाइड करोगे किससे, 16 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.3 के ही क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स आ चुके हैं। उन तीनों डिजिट में से सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, क्या 3.3 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं, 3.3 को हमने 3.3 से डिवाइड किया, कौन सी वैल्यू आ गई, 1। ओके, इसी तरह 6.7 को हमने किससे डिवाइड किया, 3.3 से, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास में वैल्यू आएगी 2। अप्रोक्स मान के चल सकते हैं क्योंकि हमें इसको होल नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसी तरह 3.3 को फिर से 3.3 से डिवाइड किया तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। तो आपके पास में इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना, इंपेरिकल फॉर्मूला देखो CH2O, ये आपके पास में इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल आ गया। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, आपको मोलिकुलर मास भी गिवन है 60 और मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। मोलिकुलर मास कितना गिवन है, मोलिकुलर मास 60 गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू निकाल ले यदि हम, तो क्या एन को हम इस इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी वैल्यू मोलिकुलर फॉर्मूला की। देखो प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं और आपको दिखाया जाए, देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मैं वही कर रही हूँ। हमें मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए तो मैं क्या निकाल रही हूँ, एन की वैल्यू निकाल रही हूँ। इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है, जैसे ही मैं एन को उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी हमारे पास में क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला। इसी प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। तो एन कैसे निकालोगे, एन इज इक्वल टू मोलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, मोलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मोलिकुलर मास आपको गिवन है 16, इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको निकालना पड़ेगा, जो हमें आता है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम्स है तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आपके पास में आ जाएगा ये 30। ओके, जैसे ही आपने इसको कट किया आपके पास में आंसर आएगा 2। ओके, अब ये आपके पास में आ गई एन की वैल्यू, तो आपके पास में एन कितना है, एन इज इक्वल टू 2, आपके पास में एन की वैल्यू है 2। ठीक है, आपको चाहिए क्या, एन की वैल्यू 2 है, आपको चाहिए मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला को क्या 2 से मल्टीप्लाई करते से आपके पास में आ जाएगा। कैसे आएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं इसको, इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, तो मोलिक्यूल एन की वैल्यू कितनी है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका CH2O, कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा C2H4O2। ओके, यही आपका क्या है मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल लिया, कैसे निकाला ये आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है।
तो आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्या है, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आपके पास में आया आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे आपको एक दो क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर वेपर डेंसिटी से रिलेटेड भी है, तो मुझे आपको बताना है थोड़ा सा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है, उनकी हेल्प से हम अभी जैसे क्वेश्चंस किए थे वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, देखो, द डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर गैस और वेपर रिलेटेड टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वेपर डेंसिटी क्या है, वो पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी होती है, ठीक है, जो किससे रिलेट करके निकाली जाती है, हाइड्रोजन से रिलेट करके निकाली जाती है एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड होते हैं, सेम होते हैं। उन कंडीशंस पे हम यदि किसी भी गैस की डेंसिटी किससे रिलेट करके निकालते हैं, हाइड्रोजन से, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेपर डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, अभी ये टर्म आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। वेपर डेंसिटी हम आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अभी आपके क्या काम आने वाला है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। वेपर डेंसिटी का आपको मोलिकुलर मास से क्या आना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोलिकुलर मास क्या होता है, इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अभी जैसे हमने क्वेश्चंस किए वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वेपर डेंसिटी रिलेट करके उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको मैंने बताया कि वेपर डेंसिटी से मोलिकुलर मास का रिलेशन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए कि मोलिकुलर मास से वेपर डेंसिटी कैसे रिलेट करती है। तो मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्या क्वेश्चन गिवन है, थर्ड क्वेश्चन देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज AB। आपको किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है AB। इफ इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट इज 1/3 ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, उसका वेट क्या बता रहा है, 1/3 है उसकी वेपर डेंसिटी का। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला। चलो हम क्वेश्चन को मूव करके देखते हैं क्या होगा इसका, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आंसर 3 हमें गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, AB। ओके, और ये भी बोल रहा है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का 1/3 है। ओके, तो हम देखते ले, हमें पता है मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, शॉर्ट में VD। ओके, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, जस्ट अभी रिलेशन देखा हमने। बाकी N यदि हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, मोलिकुलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, यही होता है। मैं N की वैल्यू क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो गिवन है, जैसे ही N आएगा उससे मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसलिए N की वैल्यू चाहिए। मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो क्या मैं मोलिकुलर मास को इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के बारे में हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वो 1/3 उसकी वेपर डेंसिटी का होता है। तो क्या मैं इसको 1/3 ऑफ वेपर डेंसिटी कर सकती हूँ, बिल्कुल, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही किया हमने। उसने बोला है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला उसकी वेपर डेंसिटी का 1/3 है, तो मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला को उसकी वेपर डेंसिटी का क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। ठीक है, अब क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पे इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास में सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। मैंने जैसे ही इसको यहाँ पे प्लेस किया, 1/3 इंटू वेपर डेंसिटी। अब ये 1/3 है, ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, वेपर डेंसिटी से वेपर डेंसिटी कट, ये 1/3 है, ये ऊपर गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया, 1 नीचे रहेगा, तो ये क्या आ गया, 6। तो आपके पास में N की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ चुकी है। N की वैल्यू 6 आ चुकी है, तो हमें पता है मोलिकुलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, N भी पता चल गया, कैसे निकालेंगे, N की वैल्यू 6 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला AB है। तो आपके पास में मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A6B6। तो क्या समझ में आया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। हमने आज एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों सीख लिया है कि वो कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, आपको मैंने इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, वेपर डेंसिटी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके, ये हमारा टॉपिक का आज चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक था। हमारा चैप्टर आज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, आपका ICSE का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का ICSE का सेकेंड चैप्टर। ओके, जब तक आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।